नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन टीएनए यानी ट्रू न्यूज एनालिसिस में। मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। इस खास कार्यक्रम में हम खबरों के हर पहलू को विस्तार से बताते हैं। तो पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे की। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यहां एक सभा में कहा कि केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ गई है। दूसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण भारत के दूसरे पड़ाव तमिलनाडु की, जहां उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरी खबर ईरान और ट्रंप के बीच जुबानी जंग की। ईरान ने एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के फांसी वाले दावे की पोल खोल दी है, तो दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। तो दक्षिण भारत के दो अहम राज्यों केरल और तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच बसंत पंचमी के दिन पीएम ने रैली की है। उनका पहला पड़ाव केरल रहा, जहां उन्होंने अब की बार भाजपा की जीत का दावा किया है। एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। ये भाजपा या कहें तो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण भारत है। और क्यों नहीं, आखिर उत्तर से पश्चिम और पूरब से पूर्वोत्तर तक भारत ने ज्यादातर जगहों पर भगवा भले ही लहरा दिया हो, लेकिन दक्षिण में कर्नाटक और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ दें तो सुदूर दक्षिण यानी तमिलनाडु और केरल में भाजपा अभी भी संघर्ष कर रही है। हालांकि हाल के कुछ सालों में भाजपा ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंकी है और उसका नतीजा बहुत नहीं भी तो कुछ उसके पक्ष में आना शुरू हो गया है। और जैसा कि भाजपा की सियासत का यही वो सूत्र है जिसकी बदौलत वह सियासत में शून्य से शिखर तक का सफर तय कर रही है। बेशक हिंदी पट्टी में भाजपा ने अपनी सियासत की बादशाहत कायम की हो, लेकिन दक्षिण का ज्यादातर किला भाजपा के लिए अभी भी अभेद्य है। यहाँ कर्नाटक को अपवाद माना जा सकता है। यही वजह है कि 2026 में करीब 6 महीने के भीतर होने वाले केरल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है और मोर्चा किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला है। 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले केरल और फिर तमिलनाडु में जनसभा की। इस दौरान केरल में उन्होंने विपक्षी लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम का जिक्र करना नहीं भूले, जहां भाजपा का पहली बार मेयर बना है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर जो कहा वो आने वाले समय में भाजपा की रणनीति का हिस्सा कहा जा सकता है। आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, बीजेपी एनडीए का है। इससे आगे प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में विपक्ष पर हमला बोलते हुए गुजरात के अहमदाबाद का जिक्र कर भाजपा की राजनीति के सबसे अहम पहलू का मानो खुलासा किया, क्योंकि उसी तौर तरीकों की वजह से आज ये पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि मैं तिरुवनंतपुरम को भारत के सबसे अच्छे शहरों में एक बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देता हूं। यहां मौजूद लेफ्ट झुकाव वाले ग्रुप शायद मुझे पसंद न करें, लेकिन मुझे सच बताने दीजिए,
1987 से पहले गुजरात में भाजपा एक छोटी पार्टी थी। 1987 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कंट्रोल हासिल किया। ठीक वैसे ही जैसे पार्टी ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की है। तब से गुजरात के लोगों ने हमें सेवा करने के मौके दिए हैं और हम दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि हमारी यात्रा गुजरात के एक शहर से शुरू हुई थी और इसी तरह केरल में भी हमारी शुरुआत एक शहर से हुई है, यानी तिरुवनंतपुरम से, तो इसके कई मायने हैं। और जैसा कि देखने पर भी यही लगता है कि भाजपा की राजनीति का ये तौर तरीका काफी कामयाब रहा है। तभी तो भले ही आज केरल में भाजपा को अपनी सियासी जमीन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, लेकिन उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं और उसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। जैसा कि 2016 में पहली बार भाजपा के ओ राजगोपाल ने नेमोम विधानसभा सीट जीती। फिर 2024 में भाजपा के सुरेश गोपी ने त्रिशूल लोकसभा सीट जीत ली और अब दिसंबर 2025 में भाजपा के वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम के मेयर बन गए। यानी केरल में भाजपा के बढ़ते असर पर नजर डालें तो 2016 में पहली बार भाजपा का एक विधायक जीता, 2024 में पहली बार भाजपा का एक लोकसभा सांसद बन गया और 2025 में पहली बार भाजपा का एक मेयर, वह भी तिरुवनंतपुरम सीट से। दरअसल दिसंबर 2025 को हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत ऐतिहासिक मानी जा सकती है, क्योंकि उसने यहां करीब 45 साल के लेफ्ट के गढ़ को तोड़ दिया। जहां तक बात तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट की, तो यहां कांग्रेस नेता शशि थरूर का दबदबा रहा है और वह लगातार 4 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। तब थरूर करीब 16,000 वोटों से ही जीत पाए, जबकि वह पिछली बार लाख वोटों से जीते थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट पर मलयालम एक्टर और भाजपा नेता सुरेश गोपी ने जीत दर्ज कर पहली बार केरल में भाजपा का खाता भी खुलवा दिया था। उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,000 से ज्यादा वोटों से हराया। यानी अगर देखें तो ये मार्जिन काफी बड़ी थी, जबकि इससे पहले केरल में भाजपा के नाम पर सिर्फ एक विधायक हुआ करता था। वहीं अगर बात बीते 15 सालों में केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा के असर की करें तो 2011 में उसे सिर्फ 6% वोट मिले थे और एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। 2016 में यह आंकड़ा दहाई में गया, यानी करीब 10% वोट मिले, लेकिन भाजपा ने एक सीट जीत ली। 2021 में करीब 11% वोट मिले, यानी वोट तो बढ़े, लेकिन भाजपा एक सीट भी जीत नहीं पाई। वहीं अगर बात केरल में लोकसभा चुनाव में भाजपा के परफॉर्मेंस की करें तो 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 6% वोट मिले और भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में यह दहाई अंक तक बढ़े, यानी 10% वोट मिले, लेकिन भाजपा को एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में लोकसभा चुनाव में करीब 13% वोट मिले। इस बार भी भाजपा को कोई सीट नहीं मिली, यानी वोट लगातार बढ़ता रहा और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने करीब 16.68% वोट प्राप्त किए और भाजपा एक सीट जीतने में भी कामयाब रही। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर भाजपा ने काफी अच्छी टक्कर दी। यानी अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण भारत के केरल में भाजपा धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेजी से अपनी पकड़ मजबूत बना रही, क्योंकि इसकी तस्दीक वहां उसका बढ़ता वोट प्रतिशत कर रहा है। और एक साल के भीतर लोकसभा चुनाव से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव, खासकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मेयर बनाकर भाजपा ने ये साबित कर दिया कि केरल में जल्द ही कमल कमाल कर सकता है और तमिलनाडु में तो उसने पहले ही पूरी ताकत झोंक रखी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केरल के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एनडीए की रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उनके निशाने पर डीएमके सरकार रही। आखिर तमिलनाडु में भाजपा का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल समेत दक्षिण भारत के दो बड़े प्रदेशों केरल या फिर तमिलनाडु में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने मानो अभी से सियासी जंग का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी को केरल के बाद तमिलनाडु में भी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के मदुरथंकम में एनडीए की एक रैली को संबोधित किया और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके सरकार सीएमसी है, यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। डीएमके सरकार को अब लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी सरकार यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस बार तमिलनाडु में एनडीए की सरकार को लेकर जो कहा वो काफी अहम है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछले 2 सालों से वाराणसी में तमिल काशी संगमम का सफल आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति और राजनीति है, इसे बताने की जरूरत नहीं। वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु में डीएमके सत्ता पर काबिज है और विपक्षी अन्ना डीएमके और बीजेपी मिलकर यहां सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी इन दिनों तमिलनाडु में पीएमके, टीटीवी दिनाकरन की पार्टी हो या फिर ओ पनीरसेल्वम गुट और विजयकांत की डीएमडीके के अलावा दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके डीएमके गठबंधन को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जयललिता के जाने के बाद एआईडीएमके यानी अन्ना द्रमुक अब उतनी ताकतवर नहीं रह गई, लेकिन भाजपा ने बीते कुछ सालों में वहां अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। मसलन 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की अगुवाई में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उसे एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट फीसदी 3.66 से बढ़कर 11% के ऊपर पहुंची। फिलहाल भाजपा ने वहां अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो यहां की तिरुनेलवेली सीट से भाजपा विधायक भी। और भाजपा में आने से पहले नागेंद्रन एआईडीएमके यानी अन्ना द्रमुक में भी रहे हैं। वहीं अगर बात तमिलनाडु में भाजपा के अब तक के प्रदर्शनों पर नजर डालें तो विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। 2011 में भाजपा को करीब 2% वोट मिले और भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2016 में उसे करीब 2.8% वोट मिले, तब भी वो एक सीट नहीं जीत पाई। 2021 में करीब 2.5 वोट मिले और भाजपा ने 4 सीटें जीत ली, तब अन्ना द्रमुक से उसका गठबंधन था। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु में भाजपा के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की, तो 1998 में भाजपा को करीब 6.8% वोट मिले और उसने 3 सीटें जीत ली, तब उसका गठबंधन अन्ना द्रमुक से था। 1999 में भाजपा को करीब 7% वोट मिले और उसने 4 लोकसभा सीटें जीत ली, तब उसका गठबंधन डीएमके से था। 2004 में भाजपा को करीब 5% वोट मिले, उसे एक भी सीट नहीं मिली। 2009 में भी भाजपा को करीब 6% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में भाजपा को करीब 5.5% वोट मिले, लेकिन भाजपा एक सीट जीत गई। जबकि 2019 में भाजपा को सिर्फ 3% वोट मिले और उसे एक भी सीट नहीं मिली। और 2024 में भी भाजपा को करीब 11% वोट मिले, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि उसका वोट करीब 7% तक बढ़ गया। यानी यहाँ गौर करें तो भाजपा अकेले दम पर दक्षिण भारत के इस तमिलनाडु राज्य में अभी भी बहुत कमजोर है। और 90 के दशक में भाजपा को जो 3 से 4 सीटें मिली थी, वो या तो डीएमके या फिर अन्ना डीएमके गठबंधन के साथ मिल पाई। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन जो अभी उपराष्ट्रपति बन गए हैं, वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई कोयम्बटूर में भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने कड़ी टक्कर दी। लेकिन अब 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अन्ना डीएमके और दूसरे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस बार कितनी सीट जीत पाती और क्या अन्ना डीएमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके को हराने में कामयाब हो पाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान को धमकाते हैं तो ईरान भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट।
इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पहले किसी को धमकाते हैं, फिर दूसरे ही पल यू टर्न ले लेते हैं, ऐसे में लगता तो यही है कि उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कोई नेता, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का नेता, ऐसी हरकत करे तो शंका लाजमी है। वैसे भी ट्रंप से पहले वहां के राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन कहीं खो जाते थे, जबकि उनके उलट ट्रंप पता नहीं क्या क्या बोल जा रहे हैं। और श्रेय लेने की तो ऐसी लत कि उनके दावे सुनकर कोई भी सिर पकड़ ले। भारत पाकिस्तान जंग को लेकर ट्रंप ने क्या क्या दावे किए, ये दुनिया जानती है, लेकिन अब ऐसे ही एक दावे की हवा ईरान ने निकाल दी। जैसा कि ट्रंप ने दावा किया था कि उनके हस्तक्षेप के कारण ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी, जिसे अब ईरान ने सफेद झूठ बता दिया है। ईरान ने कहा कि न तो ऐसी कोई संख्या है, न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई निर्णय लिया है, और यह दावा पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। ईरान का कहना है कि हमारे देश में शक्तियों का विभाजन है और कोई भी संस्था विदेशी ताकतों के निर्देश नहीं मानती है। गौरतलब है कि ईरान की सरकार का दावा है कि उनके यहाँ 3100 के करीब लोगों की मौत हुई। हालांकि दूसरे स्रोत इस आंकड़े को बहुत ज़्यादा बताते हैं। वहीं जहां तक बात प्रदर्शनकारियों की, तो हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान में महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह आंदोलन सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला आंदोलन साबित होने लगा। लेकिन ईरान की सरकार ने बाद में अपना बल प्रयोग किया और प्रदर्शन कहीं न कहीं कमजोर पड़ा है। इसी बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ दूसरे युद्धपोत दक्षिण सागर से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि हम इस दिशा में एक बड़ी नौसेना भेज रहे हैं, बस जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल भी करेंगे। जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने कोई नुकसान पहुंचाया तो ईरान क्षेत्र में अमेरिकी हितों और ठिकानों को सटीक लक्ष्य बनाया जाएगा, यानी निशाना। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि वह तेहरान की तरफ एक बड़ी मिलिट्री फोर्स भेज रहे हैं, जिस पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी उंगलियां भी ट्रिगर पर है। यानी देखा जाए तो ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ धमकी नाम के ही हथियार से काम चला रहे हैं, जिससे ईरान को शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। TNA में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलने से पहले जान लेते हैं जिंदगी से जुड़ा हुआ एक खास सबक। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने जीत कर अहंकार नहीं, उपकार किया।